दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो हर लेक्चर की तरह इसमें हम भी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर हैं। और इसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इन दो को हम आज स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होते हैं टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए जो हमारी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है वो हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। इसके एक एग्जांपल है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इन 86 असेंबली लैंग्वेज, ऐड, सब, मल्टीपल एंड डिवीजन। ये इन्हीं सिंबल से रिप्रेजेंट होती हैं और कोडिंग में भी हम इनको इसी तरीके से लिखते हैं जो एग्जांपल में लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं, एक दफ़ा अपने रजिस्टर्ड को दोहरा लेते हैं कि रजिस्टर्ड हमारे जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्ड है उसको हम AX से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इंडेक्स रजिस्टर्ड हमारे आ जाते हैं जो कि हमारी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। इसी तरह डाटा रजिस्टर्ड जो है ना वो हमारा डाटा को स्टोर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए, या इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमारे स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्ड थे जो कि हमारे एड्रेस को टॉप ऑफ द स्टैक मूव करते हैं। फिर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है जो कि मेमोरी एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो है वो एग्जीक्यूट क्या होना है उसको स्टोर करते हैं और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं। इसी तरह हमारा फ्लैग रजिस्टर है जो कि हमारा जीरो और नेगेटिव के रिजल्ट के ऊपर हमें स्टोर करते हैं हमारे स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो इसको आप एक दफ़ा दोहरा लीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप को रोक के इनको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो आते हैं कि पर्पस क्या है ई ई का इन EAX। तो मैं जब प्रोग्राम लिख रहा था तो मुझे एक टर्म जो है EAX यूज़ हो रही थी जो कि हमारे मॉडर्न असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होती है। तो इसका पर्पस क्या है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो EAX है वो रजिस्टर्ड के साइज को रेफर करता है। जो E है वो स्टैंड करता है एक्सटेंडेड को, इंडिकेट करता है कि रजिस्टर का साइज जो है वो अब 32 बिट है। अगर हम EX 32 बिट्स का रजिस्टर लेते हैं तो अगर अकेला AX लेते हैं तो AX हमारा 16 बिट रजिस्टर्ड होता है और AL एंड AH हमारा 8 बिट का रजिस्टर्ड होता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, ई प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं कि हमारा जो रजिस्टर का साइज है वो 32 बिट हो जाए। तो इसके बाद हमारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं कि हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, ऐड इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखा जाता है और उसका सोर्स कोड क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं EX को 10 में। तो इसका मतलब है कि 10 जो वैल्यू है उसको AX रजिस्टर में डाल दो। और इसी तरह हम ऐड करते हैं, ऐड EAX 5 को, और हम कहते हैं कि 5 को AX रजिस्टर में डाल दो और इसका जो AX रजिस्टर की वैल्यू है वो 15 होगी। सबसे पहले हमने पता क्या हमने क्या किया कि हमने AX रजिस्टर की वैल्यू को 10 किया, फिर हमने AX रजिस्टर के अंदर हमने 5 की वैल्यू को ऐड की। तो इस तरह हमारे AX रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 15 होगी। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा एडिशन का अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन थी। अब सब्सट्रैक्शन के हमारी अरिथमेटिक जो है इंस्ट्रक्शन क्या है। इसी तरह AX वैल्यू जो है वो हमारी 10 है। तो हमने पहले AX रजिस्टर लिया, उसके अंदर वैल्यू 10 को हमने मूव करवाया, हमारे AX रजिस्टर की वैल्यू 10 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब 10 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसके लिए इंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखते हैं, सब लिख के उसके बाद हम अपना रजिस्टर लिखते हैं, फिर हमने जितनी वैल्यू उसके अंदर से सब्सट्रैक्ट करनी हो वो लिखते हैं। तो वो हमारे रजिस्टर से वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके हमारा रिजल्ट जो है वो दे देगा। 10 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 जवाब आता है। ये इसकी सब इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन भी है और इसका कोड की एग्जांपल भी है जो कि आप एग्जाम में आ सकते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन की अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। मल्टीपल भी हम इसी तरह करते हैं। हमने AX रजिस्टर लिया, उसके अंदर हमने 10 की वैल्यू दे दी, फिर हमने BX रजिस्टर लिया, उसके अंदर हमने 5 की वैल्यू कर दी। अब हम कहते हैं जो मल्टीपल कर दो किसको, EBX को, कि BX जो रजिस्टर्ड है, अब AX और BX दोनों के अंदर जो स्टोर वैल्यू है उसको EAX में स्टोर कर दो और ये हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू जो है EAX की वो हमारी 50 होगी। तो इस तरीके से होगा। हमारा AX रजिस्टर जो है वो 10 होगा उसके अंदर की वैल्यू। फिर हमने एक और रजिस्टर लिया, हमने कहा कि मूव कर दो BX रजिस्टर के अंदर 5 वैल्यू, तो AX और BX दोनों जो है इनकी वैल्यू 15 होगी। अब हम उसको कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर दो जो BX है उस रजिस्टर को। तो ये क्या करेगा, ये हमारे
जो हमारा ई ए एक्स है और ई बी एक्स है वो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर कर देगा। इस तरीके से हम मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और ये इसकी एग्जांपल थी। अब आते हैं डिवीजन के अंदर। डिवीजन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारी डिवीजन इंस्ट्रक्शन जो है वो डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी आपको एक डेफिनेशन भी दी हुई है, आप इन डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप इनको देख सकते हैं। इसी तरह ही जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन की था इसी तरह हमने डिवीजन का DIV को यूज करते हुए हमने डिवीजन करनी है। पहली वैल्यू हमने 10 ली और दूसरी वैल्यू हमने 3 ली। अब हम इसको कह रहे हैं कि जो BX रजिस्टर्ड है उसके अंदर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, तो ये क्या करेगा AX रजिस्टर को और BX रजिस्टर की स्टोर की कोटेंट को स्टोर कर लेगा और उसका रिमाइंडर जो है वो हमें दे देगा। तो क्या करेगा, ये इनको डिवाइड करेगा, तो EX वुड बी द 3 एंड द वैल्यू ऑफ EDX। तो EDX जो डाटा रजिस्टर है हमारा, DX के अंदर हमें एक वैल्यू जो है वो रिमाइंडर के तौर पर दे देगा और हमारे जो AX की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम डिवीजन जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं हमारे अगले, इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी किसी भी वैल्यू को एक उसके अंदर एक नंबर एक जो ऑपरेंड है उसको इंक्रीज करने के लिए लिखी जाती है। तो हम EX रजिस्टर की वैल्यू लेते हैं 10, हम उसके लिए इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि जो 10 वैल्यू है वो AX रजिस्टर के अंदर डाल दो। अब हम इंक्रीमेंट का साइन डाल के और उसके आगे हम अपना रजिस्टर लिखते हैं, तो अब हमारी रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 11 हो जाएगी। उसके बाद हम डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, वो हमारी एक वैल्यू जो है उसको एक ऑपरेंड को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी स्टेटमेंट भी हम इसी तरह लिखेंगे और हमारी 10 से वैल्यू 9 हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन के लिए। तो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे डाटा को मूव करती हैं बिटवीन द रजिस्टर्ड और अ मेमोरी लोकेशन। उसकी जो कुछ एग्जांपल है वो हम देखेंगे। इसकी टाइप है 3, एक मूव, एक पुश एंड पॉप। 3 तरह की हमारी डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले मूव इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। मूव इंस्ट्रक्शन हमारी क्या करती है, हमारे सोर्स ऑपरेंड को डेस्टिनेशन ऑपरेंड के ऊपर मूव करती है। तो अगर हमारे AX की वैल्यू 10 है तो हमारी ये क्या करेगी, 10 की जो वैल्यू है उसको मूव करके AX रजिस्टर के अंदर डाल देगी। अब हम उसको कहते हैं कि मूव EBX, हमारा जो BX रजिस्टर्ड है उसके अंदर हमारे AX की वैल्यू डाल दो। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी AX की वैल्यू है वो BX रजिस्टर के अंदर चली जाएगी और अब जो BX रजिस्टर की वैल्यू है वो 10 हो जाएगी आफ्टर द मूव इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम एक रजिस्टर लेते हैं AX, उसकी वैल्यू रखते हैं 10 और फिर हम दूसरा रजिस्टर लेना चाहते हैं BX, तो हम उसकी वैल्यू भी 10 रखना चाहते हैं, या हम जो AX की वैल्यू है उसको BX में मूव करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है पुश इंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वैल्यू को पुश करेगी ऑन द टॉप ऑफ द स्टॉक, और ये हमने पहले भी क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है कि पुश इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारी वैल्यू को टॉप पे जो है वो टॉप पे मूव करेंगी। तो इसके एग्जांपल भी इसी तरह है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा, मूव EAX 10, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू AX रजिस्टर में डालेंगे और हम फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे EAX की वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारा कोड क्या करेगा, ये हमारी AX वैल्यू है वो इन टॉप ऑफ द स्टॉक हमारे ये पुश कर देगा। अब उसके बाद पॉप की बात करते हैं। तो पॉप इंस्ट्रक्शन क्या है, पॉप इंस्ट्रक्शन पॉप द टॉप वैल्यू फ्रॉम द स्टैक एंड मूव इट इनटू द रजिस्टर। जो वैल्यू को हमने टॉप ऑफ द स्टॉक भेजी है उसको ये रजिस्टर में मूव करेगा। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा, पॉप और फिर BX। तो ऐसा लिखने से हमारा क्या होगा, जो टॉप वैल्यू होगी स्टैक की वो रजिस्टर के अंदर मूव कर जाएगी। उसके बाद आते हैं XCHG इंस्ट्रक्शन। ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन होती है जो कि 2 ऑपरेंड पर मुश्तमिल होती है। तो हम इसको आपस में एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने AX की वैल्यू को BX की वैल्यू में डालना है और BX की वैल्यू को AX की वैल्यू में डालना है, तो हम एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम अपने रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव कर सकते हैं। जिस तरह हमारे AX रजिस्टर की वैल्यू 10 थी, BX की 20 थी। अब हम इसको एक्सचेंज की जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, AX की जो हमारी वैल्यू है वो 20 हो जाएगी और BX की 10 हो जाएगी। इसी तरह आते हैं हम आगे MCQs क्वेश्चंस को देखते हैं। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। तो ये MUL के साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर A है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे MCQs के ऊपर। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन। तो एडिशन के लिए हम ADD के साइन यूज करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज में। तो यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं कि कौन से जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो सब्सट्रैक्शन के लिए, तो वो SUB कैपिटल के साथ है, वो हमारी इंस्ट्रक्शन यूज होती है सब्सट्रैक्शन के लिए। इसी तरह पे डिवीजन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए INC यूज करते हैं, तो A
जो आंसर है वो करेक्ट हुआ। इसी तरह हम आते हैं विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू परफॉर्म डिक्रीमेंट, तो उसके लिए हम DEC की डिक्रीमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में देखा है। उसके बाद आ जाते हैं व्हिच आर द फॉलोइंग द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग टू नंबर, तो ऐड सोर्स डेस्टिनेशन, ऐड डेस्टिनेशन और सोर्स। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ पे उसने जाना है, हमेशा असेंबली लैंग्वेज में हम डेस्टिनेशन को पहले रखते हैं और सोर्स को बाद में रखते हैं, ये बात हमने जहन में रखनी है और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है असेंबली लैंग्वेज का। उसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू करेक्ट सिंटैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस फॉर एडिंग टू नंबर इन असेंबली लैंग्वेज। तो फिर हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन देखा है कि हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है टू नंबर्स को ऐड करने का, उसमें सबसे पहले हम डेस्टिनेशन रखते हैं और फिर उसके बाद हम सोर्स को रखते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर, तो इसमें भी हमारा आंसर यही होगा कि सबसे पहले हमने डेस्टिनेशन को रखना है, उसके बाद हमने फिर सोर्स को रखना है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो। तो उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड इन असेंबली लैंग्वेज, मूव AX5, मूव BX2, और उसके बाद हम ऐड करेंगे AX और BX को और फिर हम मूव करेंगे CX रजिस्टर को AX के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AX की वैल्यू जो है वो 5 होगी और हम उसके अंदर फिर BX की वैल्यू को मूव करेंगे तो ये 7 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि आप ऐड करें AX और BX रजिस्टर्स को, तो हमने AX रजिस्टर को और BX को ऐड किया तो ये हमारी वैल्यू 7 हो गई। अब उसने वो कह रहा है कि जो CX वैल्यू AX और BX रजिस्टर को ऐड करने से जो वैल्यू है वो CX में स्टोर हुई है, तो CX की वैल्यू को मूव कर दो AX में, तो हमारी जो सॉरी AX की वैल्यू को स्टोर कर दो CX में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो CX की वो 7 आएगी, तो हमारा 7 करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह है कि वो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन सबली लैंग्वेज, अब वो कह रहा है कि इस कोड का रिजल्ट क्या होगा, तो इस कोड का रिजल्ट ये होगा कि हम वो कह रहा है कि मूव करो AX को एक्स के अंदर 10 वैल्यू को, फिर वो कह रहा है कि जो BX की वैल्यू है वो 3 है। अब वो कह रहा है कि डिवाइड कर दो BX को, तो जैसे ही BX को हम डिवाइड करेंगे इसका मतलब ये है कि AX रजिस्टर को BX से डिवाइड करना है, तो हमारी जो वैल्यू है वो 3 आएगी और रिमाइंडर में जो हमारी वैल्यू BX रजिस्टर में स्टोर होगी वो 1 होगी। ये बात आपने जहन में रखना। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपसे किया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिमाइंडर है वो DX रजिस्टर में स्टोर होगा और वो 1 होगा। उसके बाद आ जाते हैं विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू मूव डाटा, तो मूव इंस्ट्रक्शन हमारे यूज होगी डाटा को मूव करने के लिए फ्रॉम लोकेशन टू रजिस्टर, ये एक भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू मूव डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू अ मेमोरी लोकेशन, तो उसके लिए भी हमारी मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज होगी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना है, अगर आप लेक्चर को शुरू से वॉच कर रहे हैं तो आपको MCQs सोल्व करते हुए ये फीलिंग आएगी कि आप उसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू पुश अ वैल्यू, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पुश जो है कि इंस्ट्रक्शन हमारी वो मूव करने वैल्यू को पुश करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह पॉप की इंस्ट्रक्शन है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रिमूव अ वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, अगर स्टैक से वैल्यू रिमूव करनी है असेंबली लैंग्वेज में तो उसके लिए हम पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। बट हमने ऑलरेडी जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हमारी जो पॉप इंस्ट्रक्शन है वो वैल्यू को पॉप करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन आप यहाँ पे गौर से अगर देखें तो वही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दिया हुआ है, तो हमारी जो पॉप इंस्ट्रक्शन है वो हमारी वैल्यू को मूव करती है फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, स्टैक से मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी, रजिस्टर में मूव करेगी। ठीक है, विच इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सब रूटीन इन असेंबली लैंग्वेज, तो वो कॉल इंस्ट्रक्शन है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, हम इसको आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम ए सब रूटीन इन असेंबली लैंग्वेज, तो वो RET की जो इंस्ट्रक्शन है वो रिटर्न करती है सब रूटीन को असेंबली लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस फॉर मूविंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन टू अ रजिस्टर्ड इन असेंबली लैंग्वेज, वही क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी देखा है कि इंस्ट्रक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले डेस्टिनेशन आएगा, फिर हमारा सोर्स आएगा, तो सो मूव डेस्टिनेशन एंड सोर्स कोमा सोर्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर मूविंग डाटा फ्रॉम अ रजिस्टर टू अ मेमोरी लोकेशन इन असेंबली लैंग्वेज, फिर ये भी वही चीज है, वही क्वेश्चन है सेम। मूव इंस्ट्रक्शन जो है ना उसके आगे डेस्टिनेशन आएगा, फिर उसके बाद सोर्स आएगा, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद वो कह रहा है विच इज अ करेक्ट सिंटैक्स फॉर पुशिंग अ वैल्यू इनटू द स्टैक। ठीक है, पुश वैल्यू है, पुश रजिस्टर है, पुश मेमोरी लोकेशन है, पुश डेस्टिनेशन एंड सोर्स है। तो वैल्यू को पुश करने के लिए हम पुश और सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, कौन सी वैल्यू हमने किस रजिस्टर में पुश करनी है, जिस तरह हम AX, 5 लिखते हैं। तो इस तरह अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर रिमूविंग अ वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। तो वो हम पॉप रजिस्टर के जरिए रिमूव करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज के हमने लेक्चर में अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस को देखा है और बहुत डिटेल से देखा है। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर को गौर से लेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपके ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो। इस वीडियो लेक्चर के लेने के बाद आपके अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सारी क्लियर हो चुकी हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर हो चुके हैं और आपके एमसीक्यूज जो है वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर एग्जैक्टली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 में। उसके अंदर हम अपने 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये मेरे कुछ चैनल्स हैं, ये आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। और अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो।